हेलो स्टूडेंट्स, मैं निशा आपके लिए लेके आई हूँ क्लास 9th और 10th के NCERT के साइंस के चैप्टर्स। बच्चों, ये जो चैप्टर्स हम करेंगे यहाँ पे, ये हम लोग हिंदी में करेंगे, लेकिन साथ ही साथ हम लोग जो इंग्लिश वर्ड्स हैं कि किस वर्ड के लिए कौन सा इंग्लिश वर्ड यूज़ होता है वो भी करेंगे, ताकि ऐसे बच्चे जो फ़िलहाल हिंदी मीडियम से पढ़ रहे हैं और आगे चल के वो लोग साइंस परस्यू करना चाहते हैं, तो साइंस परस्यू करने के बाद उन्हें उसको समझने में कोई दिक्कत ना हो, इसके लिए आपको साथ साथ इंग्लिश के वर्ड्स भी पढ़ते जाना है। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। हमारा जो क्लास 9th का चैप्टर है फर्स्ट NCERT का, वो है हमारे आसपास के पदार्थ। जैसा कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ये जो चैप्टर है हमारा हमारे आसपास के पदार्थ, तो इसके अंदर सबसे पहले हम ये जानेंगे कि पदार्थ आखिर होता क्या है। बच्चों, किसी भी वस्तु को, चाहे वो कोई भी वस्तु हो, उसको पदार्थ कहने के लिए ज़रूरी है उसका 3 कंडीशंस को पूरा करना। सबसे पहली कंडीशन कि जिस भी चीज़ को आप पदार्थ कह रहे हो उसे सबसे पहली बात, उसका कोई ना कोई आकार होता है। दूसरा, उसका कुछ आयतन ज़रूर होगा। और तीसरा, उसकी जो है जहाँ पे भी वस्तु रखी जाती है वो कोई ना कोई स्थान घेरती है। तो ये 3 कंडीशंस जो भी वस्तु फुलफिल कर देती है, उसी वस्तु को हम पदार्थ की संज्ञा देते हैं। पदार्थ को इंग्लिश में मैटर कहा जाता है। आपको दिख रहा है यहाँ कि हमारे आसपास की कोई भी वस्तु जो स्थान घेरती है और उसका आयतन होता है, पदार्थ कहलाती है, प्लस उसका अपना एक आकार होता है। प्राचीन समय में कहा जाता था कि जो पदार्थ है वो 5 तत्वों से मिलकर बना है: अग्नि, जल, वायु, आकाश और पृथ्वी। इन पांचों से मिलके जो वस्तु बनी है उसे हम पदार्थ कहते हैं। इन्हें पंच तत्व भी कहा जाता था। ये फ़िलहाल ये चीज़ आपके सिलेबस में नहीं है, ना ही आपको इसके बारे में कोई बात करनी है, ये सिर्फ आपकी नॉलेज के लिए था। वर्तमान में जो है आज के टाइम पे पदार्थों को 2 तरीके से वर्गीकृत किया गया है, 2 तरीके से क्लासिफाई किया गया है पदार्थों को। सबसे पहला फिजिकल क्लासिफिकेशन हुई है उनकी, जिसको हम भौतिक वर्गीकरण कहते हैं, और उसके बाद है केमिकल क्लासिफिकेशन, जिसको रासायनिक वर्गीकरण कहा गया है। इस चैप्टर में सिर्फ हम भौतिक वर्गीकरण पढ़ेंगे, फिजिकल क्लासिफिकेशन। तो जो रासायनिक क्लासिफिकेशन है, रासायनिक वर्गीकरण है, उसको हम सेकंड चैप्टर में पढ़ेंगे कि हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं या नहीं। तो उसके बाद आती है आणविक संरचना का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। आणविक संरचना का सिद्धांत क्या है? ये जो सिद्धांत है ये कहता है कि कोई भी पदार्थ है वो छोटे छोटे कणों से मिलके बनता है, जिसको अणु कहते हैं, मॉलिक्यूल। ठीक है, तो छोटे छोटे कणों से मिलके बना होता है, जिन्हें अणु कहते हैं। इन अणुओं की अपनी एक खास विशेषता होती है। कहते हैं कि ये जो पदार्थ के कण हैं वो लगातार गति करते रहते हैं, चाहे वो ठोस हो, द्रव हो या गैस हो। वो पदार्थ जो है उसके कण जो है वो लगातार गति करते रहते हैं, और लगातार गतिशील रहने की वजह से उन पदार्थों के अंदर गतिज ऊर्जा विद्यमान रहती है, जिसे हम काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। क्यों? क्योंकि पदार्थ के कण हमेशा गतिशील रहते हैं, और गतिशील रहने की वजह से ही वहाँ पे क्या है, गतिज ऊर्जा है, जिसे काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है, तापमान बढ़ता है, काइनेटिक एनर्जी वैसे वैसे बढ़ती चली जाती है, चाहे वो कोई भी पदार्थ हो। उसके बाद आता है कि गैसों में गतिज ऊर्जा अत्यधिक तथा ठोस पदार्थों में कम होती है। फिलहाल के लिए आप इसको याद कर लीजिए। आगे चल के जब और थोड़ी सी वीडियो हम आगे चलेंगे तो आपको पता चलेगा कि ठोस की बनावट कैसी है, जो कण होते हैं वो कैसे मैनेज होते हैं एक दूसरे के साथ, द्रव किस तरीके से मैनेज होते हैं, द्रव के कण, और गैस के कण किस तरीके से एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होते हैं। तब आपको पता चलेगा कि इनकी गैसों की गतिज ऊर्जा ज़्यादा क्यों होती है और ठोस पदार्थों की गतिज ऊर्जा कम क्यों होती है। आगे चलते हैं। जो पदार्थ होता है
जिन छोटे छोटे कणों से मिलकर बना हुआ था, उन कणों के बीच में हमेशा खाली स्थान मिलता है हमें, जिसे हम आणविक रिक्त स्थान कहते हैं। और ये अंतराण्विक रिक्त स्थान कहते हैं। ये जो अंतराण्विक स्थान होता है, रिक्त स्थान, जिसे हम इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस कहते हैं इंग्लिश में, ये ठोस पदार्थों के बीच में बहुत ही कम और गैसों के बीच में बहुत ही ज़्यादा होता है। जैसा कि मैंने आपको बोला, आगे हम पढ़ेंगे, तो अब के लिए आप सिर्फ इतना याद रखो। उसके बाद आता है अंतराण्विक बल। जिस तरीके से पदार्थों के बीच में खाली स्थान होता है, उसी तरीके से पदार्थों के बीच में जो कण होते हैं, उन कणों के बीच में आकर्षण बल पाया जाता है। ये आकर्षण बल ठोस पदार्थों में बहुत ज़्यादा और गैसीय वाले पदार्थों में बहुत ही कम होता है। द्रव पदार्थ के कणों के बीच में भी ये आकर्षण बल होता है, लेकिन ठोस से थोड़ा सा कम और गैस के कणों से थोड़ा सा ज़्यादा। उसके बाद अच्छा, ये जो बल होता है, इसे हम अंतराण्विक बल कहते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। उसके बाद आते हैं भौतिक अवस्था के ऊपर। ये कहता है जो भौतिक अवस्था होती है, उसके आधार पर हम पदार्थ को 3 अवस्थाओं में बांट सकते हैं: ठोस अवस्था, द्रव अवस्था और गैस अवस्था। अब इन तीनों अवस्थाओं की अपनी कुछ ना कुछ खासियत होती है। जैसे ठोस अवस्था पे आते हैं, कोई भी वस्तु जो ठोस है, उसका आकार, उसका आयतन निश्चित होता है। जैसे मेरे हाथ में ये पेन है, ये पेन देखिए मुड़ नहीं रहा है। अगर मैं इसको कोशिश करती हूँ बीच में से मोड़ने की, तो ये मुड़ेगा नहीं, ये टूट सकता है लेकिन मुड़ नहीं रहा। तो इसे हम ठोस कहेंगे। इसकी अपनी एक शेप है और इसका अपना एक आयतन है। अच्छा, ठोस और द्रव के बारे में बात करने से पहले, फिजिकल जो इनकी अवस्था है उसके बारे में बात करने से पहले, एक छोटा सा पॉइंट डिस्कस करना चाहती हूँ, जहाँ बहुत से बच्चे जो हैं वो काफ़ी कंफ्यूज हो जाते हैं। उन्हें भार और आयतन में कोई अलग चीज़ महसूस नहीं होती। उन्हें लगता है कि भार और आयतन एक ही चीज़ है। तो ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। बहुत ही माइनर सा डिफरेंस है दोनों के अंदर, बहुत ही माइनर सा डिफरेंस। अगर ये डिफरेंस आपको समझ में आ गया, तो आप कभी भी भार और आयतन को एक जैसा नहीं समझोगे। एग्जाम्पल के तौर पे बताती हूँ। जो भार होता है वो हर एक चीज़ का अलग अलग जगह पे अलग अलग हो सकता है। जैसे हम बात करते हैं अपनी, हमारा जो भार है पृथ्वी पे कुछ और है, और यही भार चांद पे जाके कुछ और हो जाता है। आपने शायद सुना भी होगा कि जो पृथ्वी पे जो भार है वो चंद्रमा के भार का 6 गुना है। यानी कि अगर हम चांद पे जाएंगे तो फिलहाल जो हमारा वेट होगा, चांद पे वही वेट उस वेट से, एक्चुअल वेट से 6 गुना कम हो जाएगा। लेकिन किसी भी चीज़ का आयतन कभी भी नहीं बदलता। अब अलग तरीके से समझो इस बात को। मान लीजिए मेरे पास एक कटोरा है, उस कटोरे का भार कुछ भी हो सकता है, 100 ग्राम भी, 200 ग्राम भी, 300 ग्राम भी हो सकता है, डिपेंड करता है हमारे उस कटोरे के ऊपर। लेकिन उस कटोरे के अंदर कितनी चीज़ आ सकती है, कितनी क्वांटिटी आ सकती है, वो उस कटोरे का आयतन होगा। मान लीजिए कटोरे के अंदर हमारा जो है 500 ml पानी डाल सकते हैं, तो वो जो उसकी क्वांटिटी की जो कंडीशन है कि आप यहाँ उसके अंदर 500 ml पानी डालो या चांद पे ले जाके डालो, वो चीज़ उसकी कभी नहीं बदलेगी। उसमें उतना ही पानी आएगा जितना अर्थ पे आ रहा है, और उतना ही पानी मून पे आएगा। अर्थात भार जो है अनिश्चित होता है, अलग अलग जगह पे भार कुछ भी हो सकता है, लेकिन आयतन जो होता है वो हमेशा निश्चित होता है। ठीक है, तो आयतन जो है अलग अलग चीज़ों का अलग अलग हो सकता है। जैसे ये पेन है, इस पेन का आयतन क्या है? इस पेन के अंदर सिर्फ एक ही रिफिल आ सकता है, इसके अंदर 2 रिफिल नहीं आ सकते। तो ये इस पेन का आयतन है। यानी कि आयतन का मतलब है किसी वस्तु में कितनी और वस्तु समा सकती है, वो उस चीज़ का आयतन होगा। इसका भार कुछ भी हो सकता है, यहाँ कुछ और है और किसी और जगह पे कुछ और हो सकता है।
तो आशा करती हूँ आप लोग आयतन का और भार का डिफरेंस जो है वो थोड़ा सा समझ गए होंगे। उसके बाद वापस आते हैं फिजिकल कंडीशंस पे, भौतिक अवस्था, जो जिसके आधार पर पदार्थों को 3 वर्गों में बांटा गया है, ठोस, द्रव और गैस। अब ठोस की जब बात आती है तो आकार और आयतन की सबसे पहले बात करते हैं। ठोस का आकार और आयतन हमेशा निश्चित होता है, उससे बदला नहीं जा सकता। लेकिन द्रव का आयतन हमेशा निश्चित होगा, लेकिन उसका खुद का कोई आकार नहीं होता। उसे जिस भी चीज़ के अंदर हम डालते हैं उसी चीज़ की वो शेप ले लेता है। और इसी तरीके से है हमारी गैस। गैस का आकार और आयतन दोनों अनिश्चित होते हैं। गैस जो है वो हम मान लीजिए हमारे पास कोई कंटेनर है, उस कंटेनर के अंदर हमें गैस डालनी है, तो उस हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हमें कितनी गैस डालनी है। हम चाहे तो गैस को कंप्रेस करके एक बर्तन में ज़्यादा भी डाल सकते हैं, और अगर कंप्रेस नहीं कर रहे एज इट इज़ डालेंगे तो थोड़ी सी कम गैस जाएगी। तो गैस का आकार और आयतन कभी निश्चित नहीं होता। उसके बाद आते हैं कंटेनर की। रखने के लिए किसी भी वस्तु की ज़रूरत। जो ठोस वस्तुएं होती हैं उन्हें रखने के लिए हमें किसी सहारे की या किसी बर्तन की ज़रूरत नहीं होती। मान लीजिए आपके पास एक डंडा है जो कि ठोस है, लकड़ी का बना हुआ था, क्योंकि आप उस डंडे का क्या करोगे, आप उसको उठा के ज़मीन पे ऐसे ही पटक सकते हो। अगर आपको यूज़ नहीं करना, मान लीजिए आपको यूज़ करना है, आपने डंडा लिया, उसका कुछ यूज़ किया, उससे कुछ सामान निकाला बेड के नीचे से या कुछ और उसको किसी तरीके से इस्तेमाल किया, और उसके बाद आपने उसको उठा के दरवाजे के पीछे या कहीं बाहर पटक दिया। उसको रखने के लिए किसी कंटेनर की हमें ज़रूरत नहीं थी। लेकिन अगर हमारे पास पानी है और हमें उस पानी को यूज़ करना है, तो ऐसे उसको हम फर्श पे नहीं डाल सकते। उस पानी को यूज़ करने के लिए हमें उसको किसी कंटेनर के अंदर डालना होगा, यानी कि रखने के लिए बर्तन की ज़रूरत होगी। और ऐसा ही कुछ है गैस के साथ। जब भी गैस की बात करते हैं तो गैस को अगर हमें यूज़ करना है तो उसे रखने के लिए हमें कंटेनर की ज़रूरत होगी। जैसे हमारे घरों के अंदर सिलेंडर जो हम यूज़ करते हैं खाना बनाने के लिए, गैस का जो सिलेंडर होता है, क्या उसकी गैस ऐसे खुले में रहती है? नहीं, वो गैस जो सिलेंडर के अंदर भरी गई हुई, क्योंकि गैस को भी रखने के लिए हमें कंटेनर की ज़रूरत पड़ती है, ऐसे खुले में हम उसको नहीं रख सकते। उसके बाद है ठोस। ठोस जो है, इनको दबा के इनका आकार नहीं बदला जा सकता। मतलब ये 100% नहीं है कि नहीं बदल सकते, डिपेंड करता है सिचुएशन के ऊपर। लेकिन जो ठोस होते हैं उनको दबाया नहीं जा सकता, उसके अंदर कंप्रेसिबिलिटी नहीं हो सकती। जैसे कि मैंने आपको ये पेन बताया था कि अगर मैं इसको दबाती हूँ तो इसके ऊपर कोई असर नहीं पड़ रहा, यानी कि ठोस को दबाया नहीं जा सकता। लेकिन द्रव को जो है हम हल्का फुल्का द्रव को भी नहीं दबा सकते। गैस को दबाया जा सकता है। जैसा कि मैंने आपको अभी 2 मिनट पहले बताया था, हम गैस को कंप्रेस करके कंटेनर के अंदर स्टोर कर सकते हैं। उसके बाद आते हैं बहने का गुण। जो ठोस पदार्थ होते हैं उनके अंदर बहने का गुण नहीं होता, जबकि जो द्रव है और गैस है उनके अंदर बहने का गुण पाया जाता है। मान लीजिए मैंने आपको एग्जांपल दिया था डंडे का। डंडे को आपने जहाँ पे रख दिया, डंडा उसी शेप में उसी जगह पे पड़ा रहेगा, वो वहाँ से नहीं हिलने वाला जब तक कि आप उसको नहीं हिलाओगे। लेकिन अगर आपके पास पानी है और आपने उसको ज़मीन पे उड़ेल दिया तो वो बह के एक जगह से दूसरी जगह निकल जाएगा। और यही कंडीशन लागू होती है गैस के ऊपर। तो बहने के गुण से मतलब है कि जितने भी द्रव पदार्थ होते हैं, अब वो दूध हो सकता है, पानी हो सकता है, ऑयल हो सकता है, द्रव और गैस, चाहे कोई भी गैस हो, इनके अंदर क्या होता है, बहने का गुण होता है।